आज विजन आईएएस का 365 पीटी यूपीएससी के लिए लेके चल रहे हैं। इसमें जितने भी करंट में हमारे टॉपिक रहे हैं उनको देखेंगे। चलते इसमें टॉपिक हैं, जैसे पहला इसमें हम कवर करेंगे मूर्तियाँ, मंदिर एवं अन्य स्थापित जो भी हैं, जैसे स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाया जाना, नालंदा विश्वविद्यालय, श्री जगन्नाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, सिरकियों में रहे अन्य मंदिर एवं स्थापत्य, गांधी सरोवर या केदारनाथ मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, कामाख्या मंदिर, जोशीमठ, अलगर मंदिर तमिलनाडु में है, श्री माधव पेरुवल मंदिर, केसरिया स्तूप और चंद्रवल्ली गुफा। इसमें इस वीडियो में हम इतना टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। इसी के बाद हम आगे बढ़ते अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे पहले हमने आपको सूची में दिखाया था मूर्ति या मूर्तियाँ, मंदिर एवं स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक है इसका स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाया जाना। जो एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उसने 24 जो भी हमारे यहाँ लुप्त या अपर्याप्त सूची थी, जिसे उनमें से 18 स्मारक को केंद्र सूची से हटाने की घोषणा की है। जैसे इसमें संबंधित तथ्य क्या हैं। गौरतलब है एएसआई ने कुछ समय पहले उन स्मारकों की नई सूची जारी की थी जो गायब या लुप्त हो गए, मतलब अब रहे नहीं हैं। एएसआई का मानना है इन स्मारकों का अब राष्ट्रीय महत्व नहीं रहा है। यही स्मारकों में से 18 को सूचीबद्ध किया गया है कि 18 स्मारक ऐसी हैं जिनका अब राष्ट्रीय महत्व नहीं रहा है, इसलिए हम इसको एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उससे सूची से उनको हटाएंगे का निर्णय लिया है। हटाने की बजाय इसकी वो बात करते हैं कि स्मारकों को सटीक अवस्थिति और दशा निर्धारण करना संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। जिन स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाया जाना है उनमें शामिल कौन कौन सी है। जिन 18 की बात कर रहे हैं एएसआई, ठीक है ना, वो सूची कौन कौन सी है। जैसे हरियाणा के मुंजेसर गांव में स्थित कोस मीनार नंबर 13, झांसी जिले में गनर बुरकिल का मकबरा, वाराणसी में तेलिया नाला बौद्ध खंडर। कुछ नाम दिए हैं, इनमें से कुछ नाम दिए हैं कि इनको एएसआई की सूची से हटाया जाएगा। उपलब्धि क्या है इसकी। जैसे कोसी मीनार है, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रांड ट्रंक रोड किनारे मध्यकालीन भारत में निर्मित एक अनूठी है, ठीक है ना। ये किसने, शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रांड किनारे। यह वास्तुकला या वास्तुशिल्पीय उपलब्धि से 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने बनवाया था। एएसआई ने निर्णय लिया केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, जो किसके अंदर आता है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। भारत में लुप्त स्मारक और स्मारकों के संरक्षण से संबंधित मुद्दे शीर्षक से संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। ये नहीं है कि ये एएसआई ने यह निर्णय अकेले लिया है, नहीं, यह संसद में, भारत की संसद से निर्णय लिया गया है, तब इसको हटाने की बात चल रही है। अब बात करते हैं एएसआई के बारे में। तो देखते सबसे पहले इसका पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1861 में। ये याद रखना है आपको। ये भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहे जाते हैं, ठीक है ना, ये भी एक पॉइंट है। ये किस मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय, ये आपको नोट करना है।
परिचय थोड़ा बात करते हैं इसके परिचय में। यह सांस्कृतिक विरासत से संबंधित प्राचीन स्मारकों के पुरातात्विक अनुसंधान, संरक्षण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना। सौंपे गए इसके कार्य क्या होते हैं? ऐसे प्राचीन स्मारक है, कोई पुरानी पुरातत्व स्थल है कोई, या अवशेष बचे हैं किसी के, तो उसका संरक्षण करना होता है। तो किसके द्वारा किया? तो अधिनियम बनाया गया था 1958 में। ठीक है ना। और प्रवेश या बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972, 2 अधिनियम बनाए गए थे। इसमें के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह विश्व धरोहर संपत्ति आदि सहित केंद्र स्तर पर संरक्षित स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की सुरक्षा और रखरखाव की प्रभावी भूमिका निभाता है। हम बात करते हैं केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से स्मारकों को हटाए जाने के बारे में। मतलब क्यों हटाया जा रहा है, एक और फिर इसमें दिया है ऊपर से। किसी स्मारक को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाने का अर्थ है, जैसे अब इसको केंद्र सरकार इनको सिफारिश ASI ने ये घोषणा की है, केंद्र सरकार या संसद की मदद से। अब ये हट जाएंगी ना जितने भी स्मारक हैं जो भी, तो ASI के द्वारा इनका संरक्षण नहीं किया जाएगा, रखरखाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, रखरखाव नहीं किया जाएगा। और केंद्रीय सूची हटाए जाने के प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 35 के अनुसार किया जाता है। एक बार जब किसी स्मारक को सूची से हटा दिया जाएगा तो स्मारक के आसपास के क्षेत्र का निर्माण और कार्य शहरी संबंधी गतिविधियां फिर से प्रारंभ हो जाएंगी। आपको पता है जैसे कोई स्मारक मान लो ये है, ठीक है ना, तो यहाँ आसपास हम कोई गतिविधियां नहीं कर सकते जब तक यह किसके अंडर में है, आपके ASI के। ठीक है ना। अगर यहाँ से इसको हटा दिया गया तो अब हम शहरीकरण, निर्माण और जैसी गतिविधियां प्रारंभ की जा सकती हैं। ठीक है ना, प्रारंभ की जा सकती हैं। जब तक ASI है संरक्षण में तब तक नहीं कर पाओगे, जब हट जाएगी तो गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे यह धारा केंद्र सरकार को यह घोषित करने का अधिकार देती है कि कोई प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल अवशेष राष्ट्रीय महत्व का नहीं रहा है। ठीक है, हटने के बाद यह बताती है। गौरतलब है कि AMASRR अधिनियम में, ये आपको पता है अधिनियम कब बनाया गया था? 1958 में। ऊपर आपको 1958 में लुप्त स्मारक नामक किसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। स्मारकों के लिए एक शब्दावली का पहली बार इस्तेमाल नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया था। ये आपको बस फैक्ट के तौर पर याद रखना है। बात करते हैं राष्ट्रीय महत्व की स्मारक क्या क्या हैं, जैसे डिम्ड और घोषित। AMASR अधिनियम की धारा 3 के तहत इसमें ऐसे सभी प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल व अवशेष शामिल हैं जिन्हें निम्नलिखित द्वारा राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया है। प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष राष्ट्रीय महत्व की घोषणा अधिनियम 1951। ठीक है, जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 126। बात करते हैं घोषित कैसे किया जाएगा स्मारक को। AMASR अधिनियम की धारा 4 के तहत इसमें कोई भी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेष शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में, राजपत्र यानी कि सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है ना, और की धारा 3 के तहत शामिल नहीं होते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। बात करते हैं कानूनी स्थिति क्या होती है इनकी। जैसे तो आप देखते हैं DPSP में आर्टिकल 49 में कही गया देश में जितनी राष्ट्रीय महत्व वाले ऐतिहासिक स्मारक स्थान या वस्तु संरक्षण निर्देशन दिया गया DPSP में, दे सकते हैं आर्टिकल 49 में। AMASR अधिनियम 1958 में यह कानून राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों को संरक्षण का प्रावधान करता है। यह पुरातात्विक उत्खनन का विनियमन तथा मूर्तियां, नक्काशी, अन्य वस्तुओं की सुरक्षा का
प्रावधान करता है। बात करते हैं नेक्स्ट। इस अधिनियम की धारा 4 केंद्र सरकार को प्राचीन स्मारकों को आदि को राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित करने का अधिकार देती है। EMSAR संशोधन और मान्यता अधिनियम 2010 में इसको संशोधन किया गया। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA की स्थापना की गई। यह प्राधिकरण केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है, आपको ध्यान रखना है। और इसके कार्य देखते हैं क्या है। यह प्राधिकरण केंद्रीय संरक्षित स्मारक के आसपास निषिद्ध विनियमित क्षेत्रों प्रबंधनों करके स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करता है, ठीक है ना। और यह प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र निर्माण संबंधी गतिविधियों आवेदकों की अनुमति भी देता है, ठीक है। इसका काम इसी में देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय अभी सुर्खियों में रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजगीर यानी कि बिहार नालंदा विश्वविद्यालय नए परिसर का उद्घाटन किया है। अन्य से तत्व क्या हैं? नालंदा विश्वविद्यालय को अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद का केंद्र रहा है या स्थापित किया जा रहा है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया गया, इसमें 2010 में आया। यह स्थापित किया गया कि नया परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय खंडहरों या खंडर थे के निकट स्थित है, ठीक है ना। 2007 में फिलीपींस ने दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की या प्रधान व्यक्त की। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं। ये किसने और क्यों बनवाया था? इसकी स्थापना 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने निर्मित कराया था इसको, और 12वीं सदी तक शिक्षा का एक केंद्र यानी कि प्रमुख केंद्र रहा था। इसमें किस तरह की कलाकृतियाँ, इनकी स्थापत्य कला इसकी कैसी है उसके बारे में बात करें तो यह एक मठीय विश्वविद्यालय था। इसके संरचनात्मक अवशेषों में महाविहार, आवासीय शैक्षणिक भवन यानी कि यहाँ पढ़ने एजुकेशन हॉल, मतलब एजुकेशन पूरी तरह से विद्यालय बोल सकते हैं। चैत्य यानी कि उपासना का भी रहा। इसमें स्तूप, उपासना स्थल और पाषाण व धातु से बने महत्वपूर्ण कला आकृतियाँ भी शामिल हैं। इसे स्टुको बोलते हैं। नालंदा की शैक्षणिक उत्कृष्टता पाठ्यक्रम मुख्य विषय क्या है? नालंदा में तीनों वेद, बौद्ध पंथ, थेर पंथ, महायान, वज्रयान, ये बौद्ध धर्म के 3 पंथ हैं। ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीतिक और युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा में इतनी शिक्षाओं का ज्ञान दिया जाता था आपको। इसी में थेरवाद किस भाषा के थे? पाली भाषा। इसका अर्थ होता है बुजुर्गों का सिद्धांत। महायान ये संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे, इसका होता महान यानी बड़ा वाहन। वज्रयान ये बौद्ध धर्म का तांत्रिक पंथ था। प्रवेश, इसमें कैसे अपना एडमिशन ले सकते थे? नालंदा विश्वविद्यालय में पूरी तरह से योग्यता के आधार पर प्रवेश होता था। इसके लिए प्रशिक्षित द्वारपाल द्वारा प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। पुस्तकालय भी, यहाँ एक पुस्तकालय भी बड़ा सा है इसमें। जैसे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का काव्यात्मक रूप है। धर्मगुंज सत्य का शिखर कहा जाता है। यह 9 मंजिला भवन में 9 मिलियन से भी अधिक पुस्तकें हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है इसकी जो मंजिल है वो क्या मंजिल का है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसका संरक्षक क्या है? आगे जो राजा थे, ठीक है ना, उसके बाद किसने इसका संरक्षक किया यानी कि देखभाल? कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में और पाल शासकों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी के आदि अलग अलग शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है इसको। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने नालंदा विश्वविद्यालय में सरीपुत्र चत्य को चढ़ावा दिया और वहाँ एक
मंदिर बनवाया था। इससे 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क सेनापति अख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। 19वीं सदी के प्रारंभ में इस विद्यालय की फिर से खोज का श्रेय फ्रांसिस बुकानन को दिया जाता है। इसकी फिर से 19वीं सदी यानी कि किसको श्रेय दिया जाता है? फ्रांसीसी बुकानन को इसका श्रेय दिया जाता है, ये याद रखना है आपको। अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी है इसके पास। कैसे? नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व क्या है इसमें। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में कितने लोग आए, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कितने अध्यापक रहे। जब विश्वविद्यालय तो वहाँ अध्यापक भी रहेंगे। वहाँ जैसे आज वर्तमान में देखते हैं तो शिक्षक क्या थे और क्या क्या शिक्षाएं दी जाती थी। जैसे पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्यों के अनुसार महात्मा बुद्ध ने नालंदा में यात्रा की, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे, सारिपुत्र और मौलगानवी। उनके महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे, सारिपुत्र मौलगान प्रसिद्ध भी थे। इसी में 2 शिष्य थे इनके। और जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर वर्धमान ने नालंदा में 14 वर्ष की ऋतु बिताई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नालंदा के प्रमुख शिक्षक कौन कौन से थे, तो आप इनके शिक्षक देखते हैं। आर्यभट्ट, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट नालंदा ही में ही अध्ययन का अध्यापन पढ़ाने का काम करते थे। नागार्जुन बौद्ध महायान शाखा के एक दार्शनिक थे। दृढ़नाग तर्कशास्त्र के संस्थापक थे। धर्मपाल ब्राह्मण विद्वान थे। अभयकर गुप्त एक प्रसिद्ध तांत्रिक साधक थे। एक साथ महाबोधि नालंदा और विक्रमशिला मठों के मठाधीश भी रहे हैं, ठीक है। इनकी और उपलब्धियाँ ये हैं, आपको ध्यान रखना है। नोरपा वे तिब्बती परंपरा की तांत्रिक वंशावली से संबंधित थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और 1049 से 1057 के दौरान नालंदा के मठाधीश भी रहे। नालंदा की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री, ये पूछा जा सकता है कौन कौन नालंदा की यात्रा करने के लिए आए थे। नालंदा चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया विद्वानों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इन 7वीं सदी में चीनी विद्वान ये किंग जुआनजांग हिमशांग, इसका नाम था हिमशांग बोलते हैं, नालंदा आया था या आए थे। नालंदा को तब इसने नाला कहा जाता था, ठीक है। जुआनजांग ने योग के सर्वोच्च पदाधिकारी कुलपति शीलद्रभद्र ये योग के पदाधिकारी थे, तो उन्होंने अधीन नालंदा को योग शास्त्र का अध्ययन किया था। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषता क्या है, इसमें स्थापत्य की विशेषता क्या है। जैसे बात करेंगे इसमें संरचना निर्माण क्या है। यह इमारत प्राचीन कुषाण कुषाण शैली से निर्मित है। इसका निर्माण उत्तर दक्षिण दिशा की एक अच्छी योजना पर हुआ है, यह तय किया गया है। रचनात्मक अवशेष विहार आवासीय शैक्षणिक है और चैत्य यानी पूजा के उपासना के भी शामिल है इसमें। इसके एक विशेषता है क्या, यह पंचकोणीय आकृति चैत्यों का उद्भव है। स्थानीय बौद्ध मंदिरों पर उनके प्रभाव मिलते हैं या शामिल हैं। स्थापत्य कला से संबंधित महत्व क्या है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में भारतीय उपमहाद्वीप में एक योजनाबद्ध तरीके से निर्मित प्रथम विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त है। नालंदा की स्टुको प्लास्टर विधि ने थाईलैंड में निर्मित विधियों को प्रभावित किया है। यह विधि थाईलैंड में भी इस विधि को अपनाया गया। इसकी धातुकला विद्वानों के जरिए मलय द्वीप समूह जैसे नेपाल, म्यांमार और तिब्बत को प्रभावित किया है। यह स्थापत्य कला बौद्धों की वैचारिक प्रणाली में बदलाव तथा महायान से वज्रयान के झुकाव को प्रदर्शित करती है।
नालंदा महाविहार की मूर्तियाँ शैली क्या थी, मूर्तिकला की शैली क्या थी। उत्पत्ति स्टुको पत्थर और कांसे से तैयार। नालंदा कई मूर्तियाँ सारनाथ की गुप्त कालीन कला से विकसित है। जो भी इसमें मूर्तियाँ बनी हैं वो सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई हैं। मुकुटधारी बौद्ध चित्र आमतौर पर 10वीं शताब्दी के बाद से ही देखने को मिलते हैं। जो भगवान बुद्ध हैं उनके मुकुटधारी चित्र आप देखते हैं वो 10वीं सदी के बाद से ही मिलती है। अब मिश्रण यानी कि बात करते हैं 9वीं शताब्दी तक सारनाथ गुप्तकालीन बौद्ध कला, बिहार निर्माण की स्थानीय परंपराओं और मध्य भारतीय शैलियों ने मिश्रण मूर्तिकला की विशिष्ट नालंदा शैली ने जन्म दिया। नालंदा में सारनाथ शैली से भिन्न विविध ब्राह्मणवादी मूर्ति भी प्राप्त हुई हैं। अब नालंदा की मूर्तिकला शैली ये हमने पढ़ ली, इसमें दोबारा इसको प्रिंट हो गया, इसको यहाँ से हाँ प्रिंट नहीं है, इसको मूर्तिकला शैली पाषाण निर्मित यानी कि पत्थर से निर्मित, चेहरे के हाव भाव की विशेषताएं, शरीर गठन तथा वस्त्रों पर आभूषण की विशेषताएं हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ चेहरे के हाव भाव, ये मुकुट आप देख रहे हैं, मैंने बताया था 10वीं सदी से ये। और मूर्तियाँ आमतौर पर उभार में सपाट नहीं होती हैं बल्कि त्रियामी रूपों में चित्रण किया गया है या किया गया था। मूर्तियों के पीछे पट्टिकाएँ विस्तृत सुंदर अलंकरण युक्त हैं। जो पीछे मूर्ति है इसके पीछे जो पट्टिकाएँ लगी हैं यानी कि जो शिला लगा है वो कैसा है, अलंकरण है, यानी कि डिजाइन की हुई है उस पर। धातु निर्मित नालंदा कांस्य कला शैली 7वीं और 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच में पाल शासकों की युग की धातु से बनी मूर्तियों का एक बड़ा हिस्सा भी है, इनका भी योगदान रहा है। कांस्य निर्मित मूर्तियाँ भी आरंभ में सारनाथ मथुरा की गुप्तकालीन कला शैली में बहुत अधिक निर्भर थीं। प्रारंभिक चरण महायान पंथ के बौद्ध देवता जैसे मंजूश्री कुमार हैं, ये मंजूश्री कुमार, अवलोकितेश्वर आदि। उत्तरवर्ती चरण क्या थे, जैसे वज्रान शाखा से संबंधित देवता जैसे वज्र शारदा, खसप्रण इत्यादि आदि थे। अन्य बौद्ध शिक्षण केंद्र वहाँ और सारे शिक्षण बौद्ध के कौन कौन से थे वो आपको देखना है इसमें। जैसे तक्षशिला देखेंगे, यह वर्तमान उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम जिसे के द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में की गई थी। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है इसमें। 1980 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी मान्यता मिली है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यह अध्ययन करने का विख्यात शिष्यों के व्याकरण यानी कि पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं, इसके पाणिनि के चिकित्सक के जीवक हैं। शासन कला की कुशल प्रतिपादक चाणक्य यानी अर्थशास्त्र के लेखक हैं, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक इत्यादि इससे संबंधित थे तक्षशिला से। बात करते हैं विक्रमशिला यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। सबसे पहले आपको याद रखना कहाँ स्थित है, बिहार के भागलपुर में निकट में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी, ये भी पॉइंट है। अच्छा, अतीश दीपांकर तिब्बत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जो तिब्बत थी उसमें बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत प्रयास किए। वसुबंधु विक्रमशिला में अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। इन्होंने भी विक्रमशिला में क्या किया, अध्ययन किया है। बात करते हैं औधंतपुरी, यह बिहार में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय, पहला नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा ये है।
औदंतपुरी की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक गोपाल प्रथम ने की थी। किसने की थी? गोपाल प्रथम ने। किस वंश का शासक था? ये पाल वंश का शासक था। ये तिब्बती विद्वानों में यहाँ अध्ययन किया था। किसने किया था? तिब्बती विद्वानों का अध्ययन किया गया था। नागार्जुन कोंडा, जो आपको सभी को पढ़ा है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना है। इसका नाम महायान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर पड़ा है। ये आपको पूछा जा सकता है कि नागार्जुन कोंडा जो विद्यालय था उसका नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो बौद्ध एक दार्शनिक थे नागार्जुन, उनके नाम पर नाम पड़ा है। नागार्जुन को शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। ये मैचिंग में आ जाता है ना कि शून्यवाद किसका था, तो आप मारेंगे नागार्जुन का। रत्नगिरी, इसे बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में विशेष रूप से महायान तंत्रयान यानी कि तंत्रयान को ही वज्रयान कहते हैं, बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिस्पर्धी माना जाता है, मतलब कम्पिटिटर माना जाता है। 3 बौद्ध स्थलों का रत्नगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, उड़ीसा में बौद्धों का डायमंड ट्राइंगल कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि बौद्धों का ट्राइंगल क्या है? डायमंड ट्राइंगल। तो आप क्या, रत्नगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। अन्य क्या है? भल्ली कहाँ पर है? गुजरात में। जगदल और बांग्लादेश में है। ठीक है ना? ये मैचिंग में आ सकते हैं या कभी पूछ सकते हैं। बात करते हैं श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में। हाल ही सुर्खियों में रहा है श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी के पवित्र रत्न भंडार कच्छ का द्वार 46 साल बाद फिर से खोला गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर यानी कि वाइट पगोड़ा भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। पुरी यानी कहाँ पर? यह उड़ीसा में है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ यानी कि विष्णु के अवतार, इनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र पवित्र त्रिवेद को समर्पित है। उनकी बहन और उनके भाइयों को यह मंदिर समर्पित है। रत्न भंडार में पवित्र त्रिदेवों रत्न मौजूद हैं। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में पूर्व गंग शासक था ना, इसका नाम था अनंत वर्मन चोड़गंग प्रथम ने करवाया था। आपको ध्यान रखना, गंग शासक था, ये गंग वंश का था। कौन था? प्रथम शासक राजा था अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने कराया था। श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापत्य शैली देख सकते हैं, ये किस तरह से, किस शैली में बनाया गया है। आपको पता है हमारे 3 शैली हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो किस शैली में बनाया? ये नागर शैली में बनाया। किस में बनाया? जी नागर शैली में बनाया। नागर शैली की एक शैली भी है, इसे कलिंग शैली कहते हैं। स्थापत्य यह मंदिर कलिंग शैली का है, यानी कि अगर वहाँ आपको प्रश्न में नागर शैली लिखा आया है तो ठीक है, इसको मारना है। अगर आपको कलिंग शैली लिखे आया है तो आपको नागर शैली नहीं आएगा तो कलिंग शैली में मारना है, और लेकिन दोनों आ जाएंगे तो आप नागर शैली को मारना है, ठीक है ना। बात करते हैं इसमें मंदिर के मुख्य 4 भाग। इसमें 4 भाग कौन कौन से हैं? विमान, देउल। विमान आप देख सकते हैं, इसे देउल बोलते हैं ये, ठीक है ना, देउल या विमान। तो मंदिर का निर्माण नागर शैली निर्मित देउल रेखा बोलते से बना है। विमान के शिखर के नाम पर जाना जाता है। यह एक वर्गाकार मीनार है, आप देख रहे हैं, वर्गाकार मीनार है। फिर आप क्या कहते हैं? जगमोहन ये रहा जगमोहन, यह पीड़ा देउल के रूप में है। इसका शिखर पिरामिडा है। नटमंडल, यह दर्शकों के नृत्य का एक स्थल है, कच्छ है। भोगमंडल, यह भोग मंडप विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए प्रसाद अपरण सभा कक्ष है। मुख्य मंदिर के बाहरी दीवारों के दोनों तरफ भगवान विष्णु की आकृतियाँ को उत्कीर्ण है। ये प्रश्न आपसे बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है। दोनों ओर भगवान विष्णु की 4 आकृतियाँ हैं, उत्कीर्ण हैं। और यहाँ 4 लिखी हैं। यहाँ प्रश्न में वो 2 दे देगा तुमको, 2 हैं तो गलत हो जाएगा। कितनी है? 4 हैं, उत्कीर्ण हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ये भगवान विष्णु ने के 24 रूपों यथा केशव, माधव,
दामोदर, नारायण इत्यादि को दर्शाती हैं। रत्न भंडार के बारे में बात करते हैं। रत्न भंडार के मंदिर जगमोहन की उत्तरी छोर पर स्थित है। जगमोहन मंदिर का सवा कक्ष होता है। मंदिर का क्या होता है? ये सवा कक्ष होता है जगमोहन। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग बाहरी होता है, दूसरा भीतरी होता है। भीतरी में भंडार यानी आंतरिक कक्ष रहते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के 56 भोग प्रसाद में एक मागाजी लड्डू जो भौगोलिक जीआई टैग मिला है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ का लड्डू है? मागाजी कहाँ का है? ये तो उड़ीसा का है। इसको क्या मिला है? जीआई टैग। कहाँ का है? उड़ीसा का। क्या मिला है इसको? जीआई टैग मिला है। लड्डू है। किस ज़िले का है? इसका ज़िले का नाम भी पूछ सकते तो क्या है? ढेंकनाल ज़िला। ढेंकनाल ज़िला यानी कि ज़िले का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ज़िले का नाम है उड़ीसा का है। अब बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर ये भी आपका करंट में रहा है, क्योंकि हम्पी में भारी वर्षा होने के कारण विरूपाक्ष मंदिर है ना, एक उसका मंडप था, इसको सालू मंडप का हिस्सा ढह गया यानी कि गिर गया है बारिश से, क्योंकि हर साल वहाँ बारिश आती रहती है। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। यह मंदिर भगवान विरूपाक्ष यानी कि हम्पापति को समर्पित है। विरूपाक्ष यानी कि शिव, ये आपको ध्यान रखना किस भगवान को समर्पित है। घुमा सकता है कि प्रश्न में जैसे पूछ सकता है भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। इनकी पत्नी स्थानीय देवी पंपा देवी को माता पार्वती का अवतार माना जाता है। जो पंपा देवी है उनको माता पार्वती का अवतार माना जाता है। यह मंदिर हम्पी कहाँ पर आपको पता है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी 14 से 16वीं शताब्दी तक, आपको ध्यान रखना। यह मंदिर हम्पी स्मारकों को उस समूह का हिस्सा है जो यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यह मंदिर किस शैली में बना है? आपको शैली पूछ सकता है। द्रविड़ शैली। किस शैली में रहा है? द्रविड़ शैली में रहा है। विरूपाक्ष मंदिर द्रविड़ शैली में है। शैली की खास विशेषताएं हैं भव्य गोपुरम है, विमान है, जटिल नक्काशी है, स्तंभ युक्त सभाकक्ष घर है। और इसका मंदिर का इतिहास के बारे में बात करते हैं। इसका इतिहास कैसे रहा है, ठीक है ना। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई सदियों तक चलता रहा था। अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे पहला मंदिर 740 ईस्वी में चालुक्य रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। किसने? यह लोक महादेवी ने बनवाया था। उन्होंने दक्षिण के राजाओं पर अपने पति की विजय की स्मृति में यह मंदिर निर्मित कराया था। पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल जैसे राजवंशों ने मंदिर के विस्तार और अलंकरण में अपना योगदान दिया। हालांकि इसका सर्वाधिक विस्तार विजयनगर शासकों ने करवाया है। विजयनगर शासकों ने इसका विस्तार सर्वाधिक करवाया है। विजयनगर में संगम वंश था। शासकों ने मंदिर को एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दिलाने में अपना योगदान दिया। तुलुप वंश के शासकों ने मंदिर का सर्वाधिक विस्तार किया। संगम वंश, तुलुप वंश और एरुडी, ये 3 वंश थे, ठीक है ना। तो उन्होंने तुलुप वंश ने इसको महत्वपूर्ण योगदान दिया अपना इसका विस्तार में। कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1539
ईस्वी में अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में मंदिर के सामने एक सभा कक्ष का निर्माण कराया और साथ ही साथ पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी कराया। ये द्रविड़ शैली की विशेषताओं पर बात करते हैं। द्रविड़ शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर मौजूद विमान सबसे छोटा होता है। आप देख सकते हैं कितना छोटा है, ठीक है ना। गर्भगृह मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा होता है। नोट: द्रविड़ स्थापत्य शैली में विमान गृह के ऊपरी बनी ऊंची संरचना होती है और यह संरचना एक पिरामिड जैसी होती है और उसकी योजना वर्गाकार होती है। कैसी होती है? वर्गाकार होती है। इसमें कई मंजिल होती हैं जो आकार में घटती रहती हैं क्रमबद्ध तरीके से, ऐसे करके सीढ़ियों की तरह बोल सकते हैं। ऐसे आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसको घटती जा रही है ना, ऐसे करके ये मंजिलें होती है आकार में घटती हुई, एक ऊपर की ओर बनाई जाती हैं। स्तूप का एक बड़ा पत्थर है जो विमान की अंतिम मंजिल ऊपर तक स्थित होता है। स्तूप का ऊपर कलश होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ, एक कलश लगा है यहाँ पर स्तूप का के ऊपर, जिसके कारण विमान की ऊंचाई और अधिक बढ़ जाती है। बात करते हैं मंदिर परिसर एक प्राचीन दीवार से घिरा है। ये आप देख रहे हैं, ये कितनी दीवार से पूरी तरह घिरा होता है। मंदिर में एक प्रवेश द्वार जिसे गोपुरम कहते हैं, प्रवेश द्वार होगा, ये आपका गोपुरम है, ये आपका प्रवेश द्वार होगा। मुख्य मंदिर के विमान का आकार सीढ़ीदार पिरामिड आकार के समान है। उल्लेखनीय है कि द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर के विमान नागर शैली से निर्मित मंदिर के परिसर जो भी द्रविड़ शैली के जो विमान होंगे, ठीक है ना, वो नागर शैली के मंदिरों के वर्गाकार की बजाय कैसा होगा? ज्यामितीय होगा। ध्यान रखना, नागर शैली में कैसा होता है? वर्गाकार, ठीक है ना, और इसमें कैसा होगा? आपको ज्यामितीय होगा। जो भी विमान होगा वो आपको ध्यान रखना है। मंडप मंदिर का प्रवेश द्वार इसका मुख्य यानी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एकत्रित होने का या संगीत नृत्य आयोजन करने का है। जो मंडप होता है ना, ये यहाँ ये जगह जितनी पड़ी है, यहाँ लोग आके अपना भजन और आदि प्रोग्राम कर सकते हैं। संगीत, नाच, नृत्य, जो भी नृत्य वगैरह करना वो कर सकते हैं। मंदिर परिसर में द्वारपाल की मूर्तियाँ होती हैं, जगह जगह मूर्तियाँ खड़ी होंगी, द्वारपाल, ठीक है ना। इसके अलावा मंदिर में एक बड़ा जलाशय निर्मित होता है और जी, ठीक है ना, मंदिर में एक बड़ा जलाशय निर्मित होता है। मंदिर स्थापत्य कला की अन्य शैलियाँ, इसी में मंदिर स्थापत्य की शैलियों के बारे में बोला गया। जैसे नागर शैली पढ़ लेते हैं। नागर शैली उत्तर भारत के अधिकांश भागों मंदिरों में आप देख सकते हैं। नागर शैली जो भी इतने भी मंदिर होंगे भारत में उत्तर में, वो नागर शैली से निर्मित होंगे, ठीक है ना। पत्थर पर चबूतरे वेदी मंदिरों का निर्माण हुआ। इन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, आप भी देख सकते हैं, जैसे सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। ये पंचायतन शैली, इस शैली में मुख्य मंदिर का आयताकार चबूतरा पर बना है। इसके चारों कोने पर छोटे छोटे मंदिर देख सकते हैं आप, जैसे ये छोटे छोटे मंदिर देख सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में जलाशय निर्मित नहीं होते हैं। जलाशय किस शैली में निर्मित होते हैं? द्रविड़ शैली में, भी आपको ये बताया था। यहाँ कन्फ्यूज कर सकता है आप लोगों को, आप लोग ध्यान रखना। द्रविड़ शैली में जलाशय, लेकिन नागर शैली में जलाशय ऐसा कोई निर्मित नहीं होता है। इस शैली के दो प्रमुख विशेषताएं और हैं, वो देखते हैं। जमीन पर क्रूस यानी कि आकार की संरचना, चौकोर मंदिर और प्रत्येक के सामने हिस्से के मध्य भाग में एक रथक नामक नई क्रमिक संरक्षण चरण होता है। एक वक्रीय शिखर होगा, यानी कि घुमावदार शिखर होगा, धीरे धीरे अंदर की ओर मुड़ता जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये वक्रीय है ना, देखो धीरे धीरे कैसे मुड़ रहा है अंदर की ओर, ये भी मुड़ रहा है, ये भी मुड़ रहा है। लेकिन द्रविड़ शैली में कैसा हो रहा था? ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था और छोटा हो रहा था। इसमें एक कलश लगा दिया था। ये एक विशेषता है द्रविड़ की, और ये है
नागर की आप देख सकते हैं। शिखर चोटी शीर्ष का भाग पर एक नालीदार चक्रीय तरस्तरी होती है, यानी कि जैसे ये लगाई गई है, इसकी बात कर रहा है, जिसे आमलक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आमलक। ये उभारदार वक्र होता है, उभारदार, ऐसे करके, उभारदार वक्र यानी गोला होता है। उदाहरण के लिए इसके नागर शैली के मंदिरों के कुछ उदाहरण जैसे मडेरा का सूर्य मंदिर और सोमनाथ का मंदिर, मडेरा का सूर्य मंदिर और सोमनाथ का मंदिर। बेसर शैली की बात करते हैं, नागर की है तो इसे इसमें छोड़ें। बेसर शैली आपको सभी को पता है, नागर शैली और द्रविड़ शैली की यह मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है। इसका संरक्षक चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल इत्यादि राजाओं ने किया। द्रविड़ शैली के विपरीत इस शैली में गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ दक्षिणापथ नहीं होता है। द्रविड़ शैली में दक्षिणापथ होता है, इसमें नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे ऐहोल का लाड़ खान मंदिर, बादामी के मंदिर, पटकल दल विरूपाक्ष मंदिर इत्यादि ये बेसर शैली से निर्मित है। आपको ध्यान रखना किस शैली से? बेसर शैली से। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। उसी में दिया था विजयनगर साम्राज्य के बारे में, आप लोग पढ़ सकते हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे। सुर्खियों में कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, उनके बारे में देखेंगे और ये टॉपिक यहीं हम समाप्त करेंगे। जैसे गांधी सरोवर केदारनाथ मंदिर, ठीक है ना, वो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है, मैचिंग में आएगा। और क्यों है? ये भूस्खलन हुआ था तो चपेट में आ गया था। गांधी सरोवर को चोराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। और आप देख सकते हैं भारत में जो ज्योतिर्लिंग 12 हैं, आप इनको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, है ना। बात करते हैं संगमेश्वर मंदिर, ये कृष्ण नदी के है, तो कृष्णा नदी के पास है, ठीक है। हर साल श्रीशैलम जो बांध है वो बैक वाटर यानी कि पार्श्व पानी की वजह से डूब जाता है, जो बांध की वजह से डूब जाता है। मंदिर की बात करते हैं किस शैली का? ये नागर शैली का है, भगवान शिव को समर्पित है। किसने निर्माण किया था? चालुक्य वंश ने निर्माण कराया था। कृष्णा और भवनाशी नदी हैं, इसमें 2 नदियों के द्वारा, वो कृष्णा भवनाशी नदियों के साथ है। और सहायक नदियाँ कौन सी हैं? वैनी, तुंग, भद्रा, भीमरथी, माला, प्राणिनी, संगम इत्यादि है इनका। इसका नाम क्या है? संगमेश्वर पड़ा है, इसी नदियों के संगम से इनका नाम संगमेश्वर पड़ा। भारत में संगमेश्वर मंदिर और भी हैं, जैसे तेलंगाना में केतकी संगमेश्वर मंदिर स्वामी जी का है मंदिर, तमिलनाडु में भवानी संगमेश्वर मंदिर है, कर्नाटक का संगमेश्वर मंदिर ये भी है। यह मंदिर पटकल दल यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं कामाख्या मंदिर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है असम का। यहाँ जून के आसपास 3 दिन के लिए इस मंदिर के यानी कि पट यानी कि दरबार बंद किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि सीता जी की जो भी एक यानी कि प्राइवेट पार्ट्स आके इस मंदिर में गिरा था, ठीक है, इसको हम योनी बोलते हैं, वो उसकी ही पूजा असम में होती है और काफ़ी अच्छा होता है। 3 दिन के लिए इस मंदिर में सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है और मंदिर को लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन 3 दिन बाद जब वो कपड़ा निकाला जाता है तो वो लाल हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ मेला सबसे ज़्यादा लगता है असम का, जो अम्बुबाची मेला यह लगता है। ये देवी कामाख्या शक्तिपीठ है, ठीक है, ये हर साल मेला लगता है। गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ियों पर अवस्थित है। मूल मंदिर काला पहाड़ को नष्ट कर दिया गया है, पहाड़ ने नष्ट कर दिया। 16वीं शताब्दी में कोच राजवंश द्वारा पुनः निर्माण किया गया था। जो मेन मंदिर था उसको नष्ट कर दिया गया था, काला पहाड़ ने, जो पहाड़ था वहाँ से वो नष्ट हो गया। लेकिन 16वीं शताब्दी में वहाँ एक कोच राजवंश था, उसने उसको पुनः निर्माण कराया और मंदिर फिर से चालू हो गया। वास्तुकला इसे नीलाचल शैली में किया गया है और ऊपरी बर्मा तराई क्षेत्रों के बंगाल पाल शैली इत्यादि इनका मिश्रण है। इसमें ओहम स्थापत्य का भी विकसित किया हुआ है, ठीक है। और
इसमें इतना ही है, इतना ही पूछा आपको, इतना याद रखना है कि कामाख्या मंदिर असम में है। एक अम्बुबाची मेला लगता है, कहाँ लगता है? असम में, ठीक है ना। इतना याद रखना। और राजवंश पूछ लेना, किस राजवंश ने इसको बनवाया है? तो कोच राजवंश था, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। कामाख्या यानी कि सीता माँ का एक प्रकट पाठ गिरा था, तो यहाँ से इनके मंदिर का निर्माण हुआ था। इसी में देखते हैं आगे जोशीपीठ। जो आपको पता है जोशीपीठ के बारे में, ये आपको नैनीताल में, ठीक है ना। इसका नाम बदलकर अब क्या किया गया है? कैची धाम करने का प्रस्ताव दिया गया, अभी किया गया नहीं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या है, ये शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत के समर्थक थे, ठीक है ना। अद्वैतवाद दर्शन का वास्तव में वेदांत का एक रूप है। अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादित किया था इन्होंने, और केवल यह ब्रह्म ही अंतिम सत्य को मानते थे। प्रवर्तनशील दिखने वाला संसार केवल ब्रह्म ही माया है, और आत्मा यथार्थ रूप में ब्रह्म से अलग नहीं है। वास्तव में उत्तर वैदिक काल का परम है, यह पारलौकिक और अंतर्मयी ईश्वर है। ये कौन बात करता था? ये आपके शंकराचार्य जी। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने ज्योतिमठ अमर कल्पवृक्ष नामक एक वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। ये पूछा सकता है किस वृक्ष के, तो आपको याद रखना है। इस स्थान में भगवान बद्रीनाथ के शीतकाल निवास के रूप में भी जाना जाता है। नंदा देवी चोटी पर चढ़ने वाली पर्वतारोही के लिए आदर शिविर है। नेक्स्ट अपना न्यूज, एक और मंदिर है इसे अलगर मंदिर। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, इतना याद रखना है। किस नदी पर? बैगी नदी पर है। और उत्सव याद रखना, ये चिथिराई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। भगवान कल्लालगर की एक शोभा यात्रा के रूप में मनाया जाता है। मंदिर के बारे में थोड़ा देखते विशेषता क्या है इसमें। यहाँ विष्णु की पूजा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तमिल महाकाव्य है, ये आपको शिल्पादिकारम, ये अलवर संतों के भजनों से भी मिलता है। ये नायक शैली का एक अंग्रेज है, आपको इतना याद रखना, और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। श्री माधव पेरुवल मंदिर, इसके बारे में देखते हैं। अब याद रखें कहाँ पर है, तो पश्चिमी तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को दक्षिणी कर्नाटक केरल से जोड़ता है। ये क्षेत्र यानी कि पश्चिमी तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को दक्षिण कर्नाटक केरल को जोड़ता है। इस मंदिर 1338 में वीर सिद्ध कहतया दंडनायक माधव पेरुमल ने इसका निर्माण कराया था। यह मंदिर तोणरेश्वर मुदयार भगवान शिव यानी भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। और किस शासकों के अधीन है? तो होयसल शासकों के अधीन है, ठीक है। यहाँ एक सागर है, भवानी सागर बांध, इसको भी याद रखना। वहाँ से इसकी पानी आता है तो ये मंदिर पूरा डूब जाता है। क्या होता है? पानी से डूब जाता है, इसलिए ये न्यूज में था, यानी कि करंट में था अपने में। केसरिया स्तूप, ये देखते हैं केसरिया स्तूप कहाँ पर है? ये बिहार के चंपारण में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है, ये ध्यान रखना है। यह गोलाकार है, आपको दिख रहा है, बिल्कुल गोलाकार है। ईंट, मिट्टी, चूने इत्यादि से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 104 फीट है। कितनी? 104 फीट। जावा इंडोनेशिया में स्थित विश्व की धरोहर स्मारक बोरोबुदुर स्तूप से भी ऊंचा है। ये इंडोनेशिया का है, ठीक है ना, उससे भी ऊंचा है। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री फायान 5वीं सदी ईस्वी में आए थे, और हिमशान 7वीं सदी में इस स्तूप का उल्लेख करते हैं दोनों, ठीक है ना। देश में विदेशी लोग इसका उल्लेख करते हैं। इसका महत्व के बारे में बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्तूप का निर्माण उस स्थान की याद में किया गया है जहाँ भगवान बुद्ध ने 22वां उपदेश दिया था। इसी जगह पर उन्होंने अपनी मुक्ति या महापरिनिर्वाण की भविष्यवाणी की थी। और इसके बाद में केसरिया की यात्रा पर आए थे भगवान बुद्ध। उन्होंने घोषणा की कि पूर्व जन्म में चक्रवर्ती व सम्राट थे। इस घोषणा के अंकलन के केसरिया स्तूप पर की थी, ठीक है ना। इसी दौरान बुद्ध ने लिच्छवियों को
भिक्षा पात्र देकर उन्हें विराटनगर लौटने को कहा था। लिच्छवियों के बारे में, बुद्ध के आगमन की स्मृति में लिच्छवियों ने यह स्तूप का निर्माण करा दिया। किसने? बुद्ध आ रहे थे भगवान, तो उनके आगमन में इसका निर्माण कराया। मौर्य, शुंग, कुषाण काल के दौरान इसमें कोई परिवर्तन किए, यानी कि कई परिवर्तन मौर्य, शुंग, कुषाण के दौरान इसमें कई परिवर्तन किए गए। अंततः स्तूप ईंट से बना है। ध्यान रखना, ये किससे बना है? ईंट से। अपना दूसरा टॉपिक चंद्रवल्ली गुफा। ये बात कर ली, चंद्रवल्ली गुफा कहाँ पर? आपकी कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में। इसकी मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता पर चर्चा, मतलब इसमें थोड़ा कंडीशन जर्जर वगैरह हो रही, तो उसकी रख रखाव के लिए बात की गई है। यह एक प्राग ऐतिहासिक काल का रहा है युग। मानव बस्तियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं यहाँ से। अनकली मठ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अनकली मठ के। भौतिक विशेषताएं, यहाँ यह गुफा यानी कि जो कच्छ उपासना पूजा के लिए इसमें शिवलिंग प्रतिष्ठापित, इसके अलावा आगंतुकों, साधुओं इत्यादि के लिए कच्छ बैठक या स्वागत का कच्छ है। यह कच्छ शयन कच्छ, आंतरिक हौज इत्यादि के, मतलब पूरी रहन के, मतलब जो भी संत लोग आते थे उनके लिए यह भजन शयन ठहरने के लिए था। भौगोलिक अवस्थिति देखा है तो यह विशाल 2 एकामश चट्टानों के बीच स्थित है। यह परिसर 3 पहाड़ियों चित्रदुर्ग, किरवनकिल्लू, जोलागुड्डू, ये 3 पहाड़ी को याद रखना है, उनसे निर्मित है। ये पूरा उन्हीं के बीचों बीच है। ठीक है। चीनी शासकों के सिक्के और चित्रण, मतवाल इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए हैं, उल्लेख प्राप्त हुए हैं। कदम वंश के राजा मयूर शर्मा ने 450 ईस्वी का शिलालेख एक ऐतिहासिक महत्व दर्शाता है। पौराणिक रूप से कुंतल के राजा चंद्रहास यहीं से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से यह स्थल पौराणिक माना जाता है। सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात करते हैं तो इसका कहेंगे, इसका उपयोग अनकलगी संतों के द्वारा ध्यान लगाने के लिए संभवतः एक शैक्षिक केंद्र गोकुल के रूप में किया गया था। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा यहाँ तक